स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था और आज हम डिफरेंट एनिमल के एक्सक्रीटरी सिस्टम को जो है वो डिस्कस करेंगे। और आपकी बुक में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम दिए हुए हैं जिन जिन एनिमल्स के, तो हम जिन एनिमल्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में मेंशन है, एक हाइड्रा के एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, एक प्लेनेरिया के एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, अर्थवॉर्म है, कॉकरोच है, और उसके बाद हम ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब भी हम किसी एनिमल के एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो उसमें हमने जिन चीजों पर फोकस करना है, यानी एनिमल के एक्सक्रीटरी सिस्टम को जब हम देखेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने एक तो चीज देखनी है, उस एनिमल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, एक तो ये देखना है। जब भी हम किसी एनिमल का एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो उस एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में इस चीज पर फोकस करना है कि उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किस चीज के जरिए एक्सक्रीट करता है या कौन सी चीज उसको एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। इसके अलावा आपने एक और चीज के देखनी है कि वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को किस तरीके से पास करता है, बॉडी से जो है वो बॉडी से उसको रिमूव कैसे करता है। यानी हम जिन भी एनिमल्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे तो उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन तीन चीजों पर हम क्या करेंगे, इन तीन चीजों पर हम जो है वो फोकस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सक्रीशन इन हाइड्रा और एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हाइड्रा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। आपको पता है कि हाइड्रा जो है वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है जो सीलेंट्रेट फाइलम से जो है वो क्या करता है, बिलोंग करता है। हाइड्रा का अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें कि हाइड्रा की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या कौन सी होती है, तो जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में एनिमल्स होते हैं उनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ज्यादातर अमोनिया होती है। तो हाइड्रा की जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कौन सी है, हाइड्रा की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है अमोनिया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रा इज अमोनिया। यानी हाइड्रा अपना नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में रिमूव करता है या किस फॉर्म में पास करता है, जो हाइड्रा है अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया की फॉर्म में जो है वो पास करता है। इसके अलावा अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। ऑर्गन या ऐसा कोई स्पेशल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके पास मौजूद नहीं है। ये क्या करता है कि फिर अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है या कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है तो फिर स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, तो फिर अपने अमोनिया को कैसे रिमूव करता है, तो अमोनिया इज removed by simple diffusion from the external and internal surface of body। अब आप देखें, मैं यहाँ पर एक हाइड्रा ड्रा कर देता हूँ। हमें पता है कि हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक है। एक इसका जो है वो बाहर वाली लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। ये बाहर वाली लेयर जो है ये एक्टोडर्म है। अंदर वाली जो लेयर होती है, इनसाइड जो लेयर होती है वो होती है एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में मीजोगिलिया जो है वो भरा हुआ होता है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। हाँ, ये जो है बाहर वाली जो है ये हो गई इसकी एक्टोड्रम, ये एक्टोड्रम लेयर हो गई, और अंदर वाली इसकी जो लेयर हो गई ये हो गई, ये इसकी हो गई इनर या इंटरनल जो है वो लेयर हो गई। और बीच में इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। ये बीच वाली जो कैविटी है जहाँ पर इसका फूड डाइजेस्ट होता है, ये कौन सी है, ये है इसका गैस्ट्रोवेस्कुलर
कैविटी। अब क्या होता है कि अब इसमें से अगर मैं कहता हूं कि ये अमोनिया को जो पास आउट करेगा, अब ये अमोनिया इसकी बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रही है, ये ब्लैक कलर की जो है वो ब्लैक ब्लैक जो शो कर रहा हूँ, इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये अमोनिया है। तो अब क्या होगा, ये जो इसकी बॉडी में अमोनिया बन रही है, कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ये अमोनिया जो है इसकी एक्सटर्नल सरफेस, यानी कौन सी सरफेस है, ये एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस से अमोनिया रिलीज हो जाएगी डिफ्यूजन के जरिए, एक्सटर्नल सरफेस से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अमोनिया चली जाएगी, और इंटरनल जो सरफेस है उधर से अमोनिया मूव करके कहाँ चली जाएगी, इसकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से फिर कहाँ रिलीज हो जाएगी, बाहर। तो मतलब इसके पास कोई स्पेशलाइज जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। तो अमोनिया जो इसकी बॉडी से रिलीज होती है वो बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। अब वो बॉडी सरफेस एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल। ये देखें, एक्सटर्नल बॉडी सरफेस है ये वाली, और ये वाली जो बॉडी सरफेस है ये इंटरनल है। दोनों जगह से अमोनिया जो है वो इसकी रिलीज होगी, और एट ऑल फाइनली क्या होगा, ये अमोनिया जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाएगी। तो बहुत सिंपल सा जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हाइड्रा का, कोई इतना डिटेल के अंदर आपकी बुक में इसको डिस्कस नहीं किया गया, और डिटेल में डिस्कस इस वजह से किया भी नहीं जा सकता कि बहुत सिंपल सा डिफीट कोई ऐसा खास किस्म का एक कॉम्प्लिकेटेड जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके पास मौजूद नहीं है। अब हम आ जाते हैं दूसरे एनिमल की तरफ, जो है प्लेनेरिया। दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। अब हम जो डिस्कस करेंगे, जिस एनिमल की एक्सक्रीशन डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रा। तो बात सॉरी, अब जो हम करेंगे वो प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। बात कर रहे हैं हम एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का आपको पता है कि प्लेनेरिया एनिमल्स के जिस फाइलम से बिलोंग करता है वो फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थिस, या जिनको हम फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस कह लें, या इसको आप क्या कह लें, इसको आप फ्लैट वॉर्म जो है वो कह लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जो है वो प्लेनेरिया की। सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं इसकी जो है वो एक्सक्रीशन, इसकी एक्सक्रीटी प्रोडक्ट की, कि प्लेनेरिया की एक्सक्रीटी प्रोडक्ट जो है वो क्या होती है। बस सही अभी जाइए। अब क्या होता है कि प्लेनेरिया की जो एक्सक्रीटी प्रोडक्ट जो है वो कौन सी होती है। तो प्लेनेरिया की जो एक्सक्रीटी प्रोडक्ट है वो भी, प्लेनेरिया की एक्सक्रीटी प्रोडक्ट भी उनकी चला लो वीडियो। इसकी तरह जो है वो अमोनिया ही है, हाइड्रा की तरह इसकी एक्सक्रीटी प्रोडक्ट भी जो है वो अमोनिया है। अच्छा, उसके बाद अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम किस पर कंसिस्ट होता है। हाइड्रा का तो कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, लेकिन इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स और डक्ट्स, या इनको डक्ट्स भी कह सकते हैं, कार्ड प्रोटोनेफ्रिडिया, कार्ड प्रोटोनेफ्रिडिया associated with फ्लैम सेल। अच्छा, अब एक चीज देख लें, आपकी बुक में इस प्लेनेरिया की एक्सक्रीशन को जब डिस्कस किया गया है तो वहां पर एक थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम ये है कि आपकी बुक के अंदर जो है वो फ्लैम सेल को और प्रोटोनेफ्रिडिया को सेम लिख दिया गया है, कह दिया गया है फ्लैम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया, जबकि प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लैम सेल दो अलग-अलग चीजें होती हैं। इसको मैं भी आपको डिस्कस करूंगा कि ये फ्लैम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया दो अलग-अलग चीजें कैसे होती हैं। तो एक चीज और देख लें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका कंसिस्ट होता है, और ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया होती हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होती हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्रोटोनेफ्रिडिया आर longitudinal branch tubules और एक्सक्रीटरी कैनाल, या लिख लें लॉन्गिट्यूडनल ब्रांच
excretory canals lying on either side of the on either lateral side of and extending along the entire length each tubule open outside by excretopore एक्सक्रीटरी पोर्स कह लें इसको, या आप इसको जो है वो नेफ्रोडियोपोर भी कह लें। अच्छा अब इधर देखें, मैं थोड़ा सा ये प्रोटोनेफ्रिडिया का लिख दिया था, मैं अब इसकी फिगर बनाकर आपको बताता हूँ कि ये प्रोटोनेफ्रिडिया होते क्या हैं और किस तरीके से ये फ्लेम सेल के साथ जो है वो अटैच होते हैं। नीचे जो मैंने सेंटेंस ये जो लिखा है पूरा पैराग्राफ, मैं इसी पैराग्राफ को आगे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। किसकी स्ट्रक्चर? प्रोटोनेफ्रिडिया की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ये प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो प्लेनेरिया में किस तरीके से जो है वो अरेंज होते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप इधर देखें, ये मैं यहाँ पर एक प्लेनेरिया ड्रा कर रहा हूँ। ये क्या है? ये एक प्लेनेरिया है। फॉर एग्जाम्पल ये प्लेनेरिया। अब आप देखें इस प्लेनेरिया के इधर साइड यानी लेटरल साइड पर, दोनों तरफ लेटरल, एक लेटरल साइड ये हो गया और दूसरा लेटरल साइड ये हो गया। इसकी लेटरल साइड पर इस तरह की जो है वो, इसकी लेटरल साइड पर इस तरह की जो है वो ट्यूब्स हैं, ये ब्रांच ट्यूब्स, इनमें से ब्रांच भी निकाल रहा हूँ। इसकी लेटरल साइड पर इस तरह की, मैं बहुत ज्यादा ब्रांच होती है लेकिन मैं इतनी ज्यादा ब्रांच शो नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ब्रांच शो कर रहा हूँ। इसकी लेटरल साइड पर इस तरीके की ब्रांच जो है वो ट्यूब्स हैं। हम देखें इस ट्यूब में से इसके दोनों साइड से जो है इस तरह की ब्रांचेस जो है वो निकल रही हैं। एक ट्यूब इस साइड हो गई और सेम इसी तरीके से एक ट्यूब जो होगी वो इसके दूसरी तरफ होगी। ये साइड इसके लेटरल साइड कहलाते हैं, ये वाला साइड, और ये साइड कौन सा कहलाएगा? इसका लेटरल साइड। और दूसरी ट्यूब जो है वो इस वाली लेटरल साइड पर होगी। ये दूसरी ट्यूब जो है वो इस वाली लेटरल साइड पर मौजूद होगी। तो अब देखें ये जो ट्यूब नजर आ रही है आपको, ये जो दो ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? इन ट्यूब्स का नाम है, इनको डक्ट भी कह सकते हैं, नालियां भी कह सकते हैं। बेसिकली डक्ट और ट्यूब में क्या फर्क होता है? ट्यूब का साइज थोड़ा स्मॉल होता है और डक्ट का साइज थोड़ा लार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं कि असल में डक्ट, ये जो मेन नाली नजर आ रही है ये डक्ट है, और इसमें से छोटी छोटी सी ये ब्रांच ट्यूब्स निकल रही हैं, ये जो ट्यूब्स निकल रही हैं। तो नॉर्मली क्या होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया है क्या? प्रोटोनेफ्रिडिया, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसी पॉइंट को देख लेते हैं। आपकी बुक का जो पॉइंट है, प्रोटोनेफ्रिडिया आर लॉन्गिट्यूडनल ब्रांच एक्सक्रीटरी कैनाल्स, यानी लंबाई में ऐसे फैली हुई जो है ये ब्रांच, यानी इनमें से ब्रांच निकल रही हैं, और ये एक्सक्रीटरी कैनाल है, यानी एक्सक्रीशन की क्या है? ये नालियां हैं। लाइंग ऑन इधर लेटरल साइड और लेटरल साइड, यानी दोनों तरफ, इधर दोनों, इधर मतलब यहाँ पर दोनों तरफ लेटरल साइड पर ये नालियां एक्सक्रीटरी कैनाल क्या है? मौजूद हैं। एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ एनिमल, यानी इस एनिमल की इंटायर लेंथ में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खत्म हो गई है या यहाँ पर, ये पूरी लेंथ में देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी इंटायर लेंथ पर ये नाली मौजूद है। और ये वाली नाली भी क्या है? इसकी इंटायर लेंथ पर जो है वो कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नालियां मौजूद है। अच्छा, इसके बाद कहता है कि ये जो ट्यूब्स होती हैं, ये जो एक्सक्रीटरी कैनाल है जिसको आप प्रोटोनेफ्रिडिया कह रहे हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया बॉडी से बाहर जो ओपन हो रहा है, लेकिन अंदर तो ये बिल्कुल क्लोज है, लेकिन बॉडी से बाहर जो ये ओपन हो रहा है एक छोटे से सुराख के जरिए ओपन हो रहा है, और इस सुराख को हम क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू योर बुक इसको हम कह रहे हैं एक्सक्रीटरी पोर। इसको हम नेफ्रिडियो पोर भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है
एक्सक्रीटरी पोर, एक एक्सक्रीटरी पोर ये हो गया, दूसरा एक्सक्रीटरी पोर ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ये देखें बहुत सारे क्या हैं, एक्सक्रीटरी पोर हैं। और इन्हीं नालियों पर, अगर आप इन्हीं नालियों के अंदर देखें, इन्हीं नालियों के ऊपर की तरफ एक बल्ब लाइक सेल लगे हुए हैं ऐसे, और इन बल्ब लाइक सेल को हम क्या कहते हैं, इनको हम, ये जो सेल हैं इनको हम कहते हैं फ्लैम सेल। इनको हम क्या कहते हैं, फ्लैम सेल। अब अगर मैं एक फ्लैम सेल को बाहर निकालूं, यहाँ पर मैं एक फ्लैम सेल बाहर निकाल कर बना रहा हूँ, ये देखें, ये एक फ्लैम सेल हो गया। ये इस फ्लैम के साथ ये ट्यूब लगी हुई है, और ये ट्यूब किसमें खुल रही है, प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर की जो कैनाल है, एक्सक्रीटरी कैनाल के अंदर ये खुल रही है यहाँ पर। और इस एक्सक्रीटरी कैनाल का क्या है, ये एक्सक्रीटरी पोर है। ये मैंने एक छोटा सा सेक्शन बना दिया प्रोटोनेफ्रिडिया का। प्रोटोनेफ्रिडिया के पास ये क्या है, ये फ्लैम सेल है, ये छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, ये बड़ी डक्ट है प्रोटोनेफ्रिडिया, और ये क्या है, ये एक्सक्रीटरी पोर। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो सेल है, ऊपर वाला जो सेल है जिसको फ्लैम सेल कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो बात ये हो गई कि इसको जो है वो फ्लैम सेल जो है वो क्यों कह रहे हैं, फ्लैम सेल इसको नाम देने की वजह क्या है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है रीजनेबल कि व्हाई फ्लैम सेल आर नेम सो। असल में इस फ्लैम सेल के अंदर होता है अ टफ ऑफ फ्लेजिला, सॉरी सीलिया, सीलिया का एक गुच्छा होता है। फ्लैम सेल है वह टफ्ट ऑफ सीलिया, विद इन फ्लैम सेल में एक टफ्ट ऑफ सीलिया होता है, और वो जब सीलिया मूव करता है, जब उसकी मूवमेंट होती है, तो वो इट लुक लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लैम। फ्लिकरिंग फ्लैम यानी मोमबत्ती के ऊपर जो शोला ऐसे हिलता है ना, फ्लिकरिंग फ्लैम, जलता हुआ जो शोल, उस तरीके की जो है ना इसकी क्या होती है, इसकी शक्ल लगती है। मतलब यहाँ पर ये जो फ्लैम सेल है, फ्लैम सेल के अंदर ये जो सीलियां हैं, जब ये सीलिया ऐसे मूव करते हैं तो इनकी मूवमेंट में ऐसा लगता है जैसे जलता हुआ कोई शोला। तो इस वजह से इसको नाम क्या रख दिया गया, इसको नाम दे दिया गया है फ्लैम सेल का। तो अब आप देखें, थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन की, कि एक्सक्रीशन इसमें कैसे हो रही है। तो अब आप देखें, सबसे पहले तो क्या होता है कि इसका जो, मैं यहाँ पर सिर्फ, अब मैं ये पूरा प्लेनेरिया ड्रा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं सिर्फ आप इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाने के लिए एक पार्ट यहाँ पर जो है वो इसको इरेज कर सिर्फ ये प्रोटोनेफ्रिडिया का पूरा प्रोटोनेफ्रिडिया यहाँ पर ड्रा नहीं करूंगा, यहाँ प्रोटोनेफ्रिडिया का एक थोड़ा सा पार्ट ड्रा करूंगा आपको इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम को जो है वो समझाने के लिए। पूरा का पूरा प्रोटोनेफ्रिडिया यहाँ पर मैं ड्रा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसके एक पार्ट को ड्रा कर रहा हूँ इस प्रोसेस को जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, कि कैसे ये फ्लैम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया और ये सब चीजें जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो आप इधर देख लें, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो ड्रा कर देता हूँ एक फ्लैम, यहाँ पर देखें इसको जो है वो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो ड्रा करता हूँ एक फ्लैम सेल, चलें ये हो गया एक फ्लैम सेल। और फ्लैम सेल किसके साथ कनेक्ट है, फ्लैम सेल कनेक्ट है प्रोटोनेफ्रिडिया के साथ। ये नीचे जो एक कैनाल वन है, ये कैनाल क्या है, ये है प्रोटोनेफ्रिडिया। और प्रोटोनेफ्रिडिया बॉडी से बाहर जो खुल रहा है वो किसके जरिए खुल रहा है, इस एक्सक्रीटरी पोर के जरिए बॉडी से बाहर खुल रहा है। और ये क्या है, ये इसके सीलियां हैं फ्लैम सेल के। अब क्या होता है कि इस फ्लैम सेल के बाहर बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं, ये बॉडी के सेल्स हैं, और हमें पता है कि बॉडी के सेल्स के दरमियान में, या बॉडी के सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो पानी भरा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये इसके बीच में जो पानी भरा हुआ है, सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये बॉडी के टिश्यूज के दरमियान में जो टिश्यू फ्लूइड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो एक्स्ट्रा अमोनिया है, ये मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देखें, ये मैं ब्लैक से शो कर देता हूँ, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो एक्स्ट्रा अमोनिया है और एक्स्ट्रा जो वाटर है, एक्स्ट्रा अमोनिया और एक्स्ट्रा वाटर जो है वो किसमें चला जाएगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा किसमें, फ्लैम सेल में। वो किसमें चला गया, फ्लैम सेल में। फ्लैम सेल में अमोनिया भी आया, और अमोनिया के साथ क्या आ गया फ्लैम सेल के अंदर, जो एक्स्ट्रा इसके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वाटर था वो भी किसमें आ गया, वो भी आ गया इस फ्लैम सेल में। फिर क्या होता है, इस फ्लैम सेल के जब सीलिया मूव करते हैं, इस फ्लैम सेल के जब सीलिया जो है वो मूव करते हैं, तो उन सीलिया के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो ये जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड आ गया,
ये जो अमोनिया और एक्स्ट्रा वाटर आ गया है, ये अमोनिया और एक्स्ट्रा वाटर इन ट्यूब्स के जरिए होता हुआ कहाँ चला जाता है, वो आ जाता है किसके अंदर, इस एक्सक्रीटरी कैनाल में, या किस में आ जाता है, इस प्रोटोनेफ्रीडिया में आ गया। आगे देखें, ये जो था किसमें आ गया, ये प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर, या मेटा, ये इसके अंदर एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर आ गया। फिर एक्सक्रीटरी डक्ट में एक्सक्रीटोपोर के जरिए ये बॉडी से कहाँ निकल जाता है, एक्सक्रीटोपोर के जरिए ये एक्स्ट्रा वाटर और ये जो एक्स्ट्रा जो है वो ये जो अमोनिया होता है, इसकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है अमोनिया, ये यूरिन की फॉर्म में यहाँ से क्या होगा, ये बॉडी से बाहर निकलेगा। असल में जो फ्लूइड की शक्ल में लिक्विड निकल रहा है उसके लिए हम यूरिन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया अगर इसमें होगा तब भी आप इसको यूरिन कह रहे हैं, अगर यूरिया इसमें है तब भी आप इसको क्या कह रहे हैं, यूरिन कह रहे हैं। और ये इस बॉडी से कहाँ हो गया, ये बॉडी से बाहर जो है वो निकल गया। तो अगर मैं इसको समराइज करूं थोड़ा सा जो है वो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को, तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले क्या है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अगर मैं इसके एक्सक्रीशन को जो है वो समराइज करूं तो सबसे पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसको कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड को। टिश्यू के दरमियान में फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड को जो है हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे हैं। अब क्या होता है, इस टिश्यू फ्लूइड से क्या होता है, अमोनिया और एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है फ्लेम सेल में। ये मैंने आपको बताया, ये फ्लेम सेल है। और बाहर जो लिक्विड भरा हुआ था वो क्या था, वो था इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वाटर और अमोनिया जो है वो कहाँ दाखिल हो गए, वो दाखिल हो गए इस फ्लेम सेल में। फिर फ्लेम सेल के जब सीलिया बीट करते हैं, फ्लेम सेल के सीलिया बीट करके इसको किस में डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, एक्सक्रीटरी जो हैं प्रोडक्ट्स हैं, ये वाटर हो गया, ये जो भी अमोनिया है उसको डाल देते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल में। एक्सक्रीटरी कैनाल इज हेयर प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया को एक्सक्रीटरी कैनाल क्या है। और फिर एक्सक्रीटरी पोर के जरिए ये एक्सक्रीटरी कैनाल में आ जाते हैं ये सारे, और फिर एक एक्सक्रीटरी पोर के जरिए बॉडी से कहाँ निकल जाते हैं, एक्सक्रीटरी पोर के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ये सिंपल सा इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अच्छा, अब एक बात याद रखें कि प्लेनेरिया जो होता है वो दो तरह, प्लेनेरिया जो है प्लेटफॉर्म से बिलोंग करता है। प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटी हेलमेंथिस या प्लेटफॉर्म जो है फाइलम से जो है वो क्या करता है, बिलोंग करता है। और प्लेटी हेलमेंथिस और प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं फ्री लिविंग और एक होते हैं पैरासाइट। यानी प्लेटफॉर्म जो होते हैं, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक प्लेटफॉर्म है। और प्लेनेरिया कैसा प्लेटफॉर्म है, प्लेनेरिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री लिविंग होता है। क्या होते हैं, कुछ होते हैं इनमें प्लेटफॉर्म फ्री लिविंग, और कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं। कुछ फ्री लिविंग होते हैं और कुछ क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। जो फ्री लिविंग होते हैं उनमें जो फ्लेम सेल होते हैं या जो प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, फ्लेम सेल और जो प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं, ये दोनों चीजों का काम करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का भी प्लस एक्सक्रीशन, दोनों ही काम करते हैं। मतलब कि ये जो फ्लेम सेल है ये सिर्फ अमोनिया को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको भी एब्जॉर्ब करेगा। और एक बात याद रखिएगा, प्लेनेरिया में तो ज्यादातर फ्लेम सेल जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, एक्सक्रीशन का थोड़ा कम ही काम करते हैं। अमोनिया कम एब्जॉर्ब करते हैं, ज्यादातर क्या एब्जॉर्ब करते हैं, ज्यादातर एब्जॉर्ब करते हैं वाटर। और वाटर को जब रेगुलेट करने का प्रोसेस होता है तो उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और अमोनिया को कम ये बाहर निकालते हैं, ज्यादातर ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर को निकालते हैं। और प्लेनेरिया में अमोनिया जो ज्यादातर निकलती है वो उनके गट से निकलती है। गट यानी उनकी एलिमेंट्री कैनाल से पास आउट होती है। सेंटर में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल से जो है वो क्या होता है, अमोनिया ज्यादातर पास होती है। तो ज्यादातर क्या यूज होता है इसका, फ्री लिविंग जो प्लेटफॉर्म हो गए जैसे प्लेनेरिया है, तो इनका गट इस्तेमाल होता है ज्यादातर एक्सक्रीशन के लिए। और ये प्रोटोनेफ्रीडिया ज्यादातर या फ्लेम सेल ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यूज होते हैं। जबकि पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म होते हैं वो तो आइसोटोनिक होते हैं। आइसोटोनिक मैंने आपको बता दिया है कि उनकी बॉडी के अंदर वाटर कभी भी जो है वो ज्यादा नहीं होता। उनकी बॉडी का वाटर और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर बिल्कुल सेम होते हैं। जो आइसोटोनिक एनिमल्स होते हैं
उनको जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती। आइसोटोनिक एनिमल को ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, ऐसे एनिमल्स के अंदर जो है वो फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया जो होते हैं वो सिर्फ किस चीज का काम करते हैं, सिर्फ एक्सक्रीशन का काम करते हैं। नो ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन इनमें नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ जो है वो एक्सक्रीशन का काम कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है जैसे प्लेनेरिया हो गया, और कुछ पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म है जैसे जैसे कौन सा हो गया, जैसे जो है वो लिवर फ्लूक जो होगा, ये जो है बेसिकली जो है वो पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म है। तो पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म में फ्लैम सेल और प्रोटोनेफ्रिया सिर्फ किस चीज का काम करते हैं, सिर्फ एक्सक्रीशन का काम करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम क्यों नहीं करते, रीजनेबल क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म में जो है वो फ्लैम सेल ऑस्मो रेगुलेशन का काम क्यों नहीं करते, तो आप बताएंगे बिकॉज दे आर आइसोटोनिक, क्योंकि ये एनिमल जो है वो आइसोटोनिक होते हैं, और आइसोटोनिक एनिमल में देयर इज नो नीड ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। जबकि फ्री लिविंग में ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत होती है। तो ये दोनों ही काम करता है, फ्लैम सेल और प्रोटोनेफ्रीडिया ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है और साथ में किस चीज का काम करता है, साथ में एक्सक्रीशन का भी काम करता है। तो ये तो हमने बात करी किसकी, हमने बात करी प्लेनेरिया की, कि प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होती है, तो पता लगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसकी कौन सी होती है, बताएं मुझे। प्लेनेरिया की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होती है, बताएगा कोई मुझे, क्या होती है? अमोनिया। अमोनिया होती है। और प्लेनेरिया का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस चीज पर कंसिस्ट होता है, किस पर कंसिस्ट होता है, किस पर कंसिस्ट होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया और उसके साथ एसोसिएटेड फ्लैम सेल पर। चलने चाहिए। और फिर पैरासाइटिक और फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म में मैंने आपको यहाँ पर फर्क भी बता दिया। अब आगे जो है वो सर नेक्स्ट, जी जी पूछें। सर हर फ्लेम सेल में न्यूक्लियस अलग अलग होगा? हाँ लेदा लेदा होगा, सबका लेदा लेदा होगा, पूरा एक सेल है ना, सेल का लेदा होगा। सर ये सीलिया का क्या काम होता है? सीलिया का काम होता है मूवमेंट करके, ऐसे ना ये मूव करते हैं ना, सीलिया का काम ये होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि सीलिया का काम ये है कि ये एक फ्लैम सेल है, फ्लैम सेल के अंदर वाटर आ गया और अमोनिया आ गया। अब अमोनिया और वाटर तो इसमें आके रुक जाएगा, लेकिन जब ये सीलिया मूव करते हैं ना, जब ये हिलते हैं ऐसे, तो उनके हिलने से जो है इसमें हरकत पैदा होती है अमोनिया में, वाटर में और अमोनिया में। उस हरकत की वजह से ये वाटर और अमोनिया जो है वो किसके अंदर चले जाते हैं, ये चले जाते हैं ट्यूब के अंदर, ये चले जाते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल में, यहाँ चले जाते हैं, उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और वाटर की। क्लियर हो गया ये? जी सर। चलें, अभी ये जो हम आगे में डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे आगे वाले पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। अटेंडेंस है। So we are talking about excretion in different animal. First of all, I told you about excretion in Hydra. So excretory, as far as the excretory system of Hydra is concerned, there is no any excretory special type of excretory system found in Hydra. Excretory product of Hydra is ammonia, and ammonia can simply diffuse out of the body by simple diffusion. After that, I told you about excretion in. After that, I told you excretion in flat form. And now I will tell you about excretion in earth form. अब हम जो excretion डिस्कस करेंगे वो कौन से एनिमल की excretion को हम डिस्कस करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे अर्थ फॉर्म की excretion. Now I will tell you about excretion in earthworm. अर्थवॉर्म की एक्सक्रीशन। चलें, एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो है वो अर्थवॉर्म का भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देख लेते हैं कि अर्थवॉर्म का जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है। अर्थवॉर्म का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो अर्थवॉर्म का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो हमारी तरह ही यूरिया होता है। इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया यूरिया, और इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम किस पर कंसिस्ट होता है? इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है
and excretory system consist of basically जो है वो coiled tubes which are called metanephridia. Consist of coiled tube called metanephridia. इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो भी जिसकी ट्यूब्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटानेफ्रिडिया. और मेटानेफ्रिडिया दोनों काम करती हैं, ऑस्मोरेगुलेशन का भी और किसका, एक्सक्रीशन का भी. देखो कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं दोनों काम कर रहे हैं, जैसे मेटानेफ्रिडिया है ना, मेटानेफ्रिडिया जो इसके पास होती है, अभी मेटानेफ्रिडिया की स्ट्रक्चर बताकर बताऊंगा. तो मेटानेफ्रिडिया दोनों काम कर रही है, यानी मेटानेफ्रिडिया का फंक्शन जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन भी है, मतलब वाटर को भी बैलेंस करके रख रहा है इसकी बॉडी में, और उसके साथ क्या कर रहा है, इसकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको भी बॉडी से बाहर निकालने का काम कर रहा है, एक्सक्रीशन का भी काम कर रहा है. तो मेटानेफ्रिडिया, जहां पर भी नेफ्रो का लफ्ज आएगा ना तो समझ जाए इसका ताल्लुक एक्सक्रीशन से. जैसे हमारी किडनी के अंदर भी नेफ्रॉन होते हैं, तो नेफ्रो का लफ्ज जो होता है वो ज्यादातर एक्सक्रीशन को जो है वो शो कर रहा होता है. तो अब चले मैं थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर बनाकर बता देता हूँ आपको. ये मेटानेफ्रिडिया जो है वो किस तरीके से जो है इसकी मेटानेफ्रिडिया की स्ट्रक्चर जो है वो अरेंज होती है. एक बात याद रखें कि आपकी जो अर्थवॉर्म जो होता है ये बेसिकली क्या है, ये इसको हम कहते हैं सेगमेंटेड वॉर्म्स. एनीलिड्स कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, ये फाइलम एनीलिड से बिलोंग करता है. और इसकी बॉडी क्या होती है, इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है. अब अगर इसकी बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं, मैं यहाँ पर सेगमेंट्स ड्रा करूं, दो सेगमेंट ड्रा कर देता हूँ इसकी बॉडी का. एक सेगमेंट ये हो गया और दूसरा सेगमेंट इसकी बॉडी का ये हो गया, क्योंकि अर्थवॉर्म की ऐसी सेगमेंटेड बॉडी होती है. जैसे मैं अर्थवॉर्म पूरा ड्रा करूंगा ना तो अर्थवॉर्म की बॉडी में ऐसे सेगमेंट पड़े होते हैं यूं. चले मैंने ये दो सेगमेंट ले लिए ऊपर, ये ऊपर जो मैंने शो किए हैं दो सेगमेंट शो किए. अब इस सेगमेंट के अंदर जो है मैं आपको एक मेटानेफ्रिडिया ड्रा करके बता रहा हूँ. ये मेटानेफ्रिडिया, ये देखें ऐसे मैं इसको क्वाइल करता जा रहा हूँ तो ये क्या है, ये क्वाइल ट्यूब है. ऐसे करके क्या हो गई, ये बहुत ज्यादा क्वाइल जो है वो ट्यूब. और ये अब ये पूरी जो ट्यूब है मैं इसको क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ मेटानेफ्रिडिया. अच्छा, मेटानेफ्रिडिया जो होती है इसकी बॉडी टिश्यू के अंदर नहीं होता, ये बेसिकली होता है इसकी सीलोम में होता है. सीलोम हम किसको कहते हैं, बॉडी कैविटी. बीच में जो खाली बॉडी की कैविटी होती है इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी. ये देखें इसके बीच में जो खाली खाना है बॉडी का, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं बॉडी कैविटी. बीच वाले खाने को क्या कह रहे हैं, बॉडी कैविटी, या इसको हम कहते हैं सीलोम. आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा बॉडी कैविटी और सीलोम के बारे में. अभी कहाँ पर मौजूद है, इसकी बॉडी कैविटी या सीलोम के अंदर मौजूद है. अब देखें बॉडी कैविटी या सीलोम को भी मैं इतना डिटेल में डिस्कस अभी यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक्सक्रीशन बता रहा हूँ. और इसकी जो बॉडी कैविटी और सीलोम के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड. ये इसके अंदर जो भरा हुआ है फ्लूइड, ये जो ब्लू कलर का मैं शो कर रहा हूँ, ये कौन सा फ्लूइड है, ये कौन सा फ्लूइड है, ये है सिलोमिक फ्लूइड. चाय रखा थी अब तू ना पांच ला रखना बेवकेरा. इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिलोमिक फ्लूइड. अच्छा अब देखें, एक बात मैंने कही थी, एक होता है बॉडी फ्लूइड, एक होता है बॉडी फ्लूइड, एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक होता है सिलोमिक फ्लूइड. मैंने आपको बताया बॉडी टिश्यूज के दरमियान में जो फ्लूइड होता है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, और सिलोम में जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं बेसिकली सिलोमिक फ्लूइड. अब देखें, ये जो मैंने आपको मेटानेफ्रिडिया बनाया है, इस मेटानेफ्रिडिया की दो ओपनिंग है. एक ओपनिंग ये है जो फनिल शेप की है और जिसके चारों तरफ सीलिया भी हैं. एक ओपनिंग ये है जो फनिल शेप की है और जिसके चारों तरफ क्या है, जिसके चारों तरफ सीलिया भी जो है वो मौजूद हैं. इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, इस ओपनिंग को हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम. ये जो ओपनिंग है जो सीलिया जिसमें, इस ओपनिंग को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं नेफ्रोस्टोम. और दूसरी ओपनिंग ये है जो बाहर की तरफ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे नेफ्रिडियोपोर. अब आपको एक फर्क नजर आया होगा प्रोटोनेफ्रिडिया में और मेटानेफ्रिडिया में. मेटानेफ्रिडिया में सिर्फ एक पोर था, नेफ्रिडियोपोर, और इसमें दो पोर हैं. एक जो है वो नेफ्रिडियोस्टोम और दूसरा पोर जो है वो क्या है, नेफ्रिडियोपोर. अच्छा, नेफ्रिडियोस्टोम और नेफ्रिडियोपोर में देखो फर्क क्या है, नेफ्रिडियोस्टोम थोड़ा लार्ज होता है और फनल शेप का होता है, लेकिन नेफ्रिडियोपोर जो है वो स्मॉल होता है. और नेफ्रिडियोस्टोम के चारों तरफ सीलिया होते हैं
जबकि नेफ्रिडियोपोर में जो है वो ऐसा कोई सीलिया मौजूद नहीं है। अब देखें क्या होता है, स्टूडेंट अपने आप को म्यूट करें, आप लोगों को शोर आ रहा है। अब इधर देखें, ये जो है अब एक्सक्रीशन क्या, अब इसको क्या करना है, ये जो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि हर सेगमेंट के अंदर एक मेटानेफ्रिडिया होता है, लेकिन हर एक सेगमेंट का जो मेटानेफ्रिडिया का जो नेफ्रिडियोस्टोम होता है वो उससे आगे वाले सेगमेंट में होता है। यानी देखें इस सेगमेंट का जो ये पूरा एक सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट के मेटानेफ्रिडिया का नेफ्रिडियोस्टोम कहाँ है, इस सेगमेंट में है। और इस सेगमेंट का जो मेटानेफ्रिडिया होगा, ये इस सेगमेंट का जो मेटानेफ्रिडिया होगा उसका जो नेफ्रिडियोस्टोम होगा वो कौन से सेगमेंट में होगा, वो इस सेगमेंट। और इस वाले इसके जो आगे वाला जो यहाँ पर होगा उसका जो मेटानेफ्रिडियोस्टोम होगा वो इस सेगमेंट में होगा। यानी हर सेगमेंट के अंदर एक मेटानेफ्रिडिया होता है, लेकिन उसी मेटानेफ्रिडिया का जो नेफ्रिडियोस्टोम होता है वो उससे आगे वाले सेगमेंट में मौजूद होता है। इसकी लॉजिक क्या है इसके बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, जब ये सीलिया मूव करते हैं तो इन सीलिया की मूवमेंट से क्या होता है, जो लिक्विड और वाटर होता है इसका यूरिया और वाटर जो है वो किसमें दाखिल हो जाता है, यूरिया और वाटर जो है वो दाखिल हो जाता है किसमें, वो दाखिल हो जाता है बेसिकली इसके मेटानेफ्रिडिया में। ये मेटानेफ्रिडिया की ट्यूब में दाखिल हो गया लिक्विड और वाटर। अब क्या होता है, सिलोमिक फ्लूइड जो है वो किसमें दाखिल हो गया, सिलोमिक फ्लूइड दाखिल हो गया इसके, ये देखें मैं ब्लू में शो कर रहा हूँ, ये दाखिल हो गया इसके मेटानेफ्रिडिया में। स्टूडेंट अब अपने आप को म्यूट करें अपने आप को। आवाज आ रही है स्टूडेंट की? और मैं अभी आपका जो है वो क्या कहना चाहिए, जब मैं इसमें देख लूंगा अगर किसके पास से आवाज आ रही है तो मैं उसको हमेशा के लिए उसको आउट कर दूंगा मीटिंग से। तो आप अपने आप को खुद म्यूट कर लें। इधर देखें ये मेटानेफ्रिडिया जो है इसमें से ये लिक्विड गुजर रहा है। अब इस लिक्विड के अंदर क्या है, अमोनिया भी है, सॉरी इसमें यूरिया भी है, इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर भी है। लेकिन अब एक्स्ट्रा वाटर जो होगा इसकी बॉडी का, तो ऐसे तो सारा इसकी बॉडी का वाटर निकल जाएगा। तो क्या होता है कि ये जो मेटानेफ्रिडिया होते हैं, स्टूडेंट आप अपने आप, मैंने आपको म्यूट किया था लेकिन अभी ये अच्छा अब इधर देखें, ये इस मेटानेफ्रिडिया के चारों तरफ क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ऐसे मेटा जैसे हमारे नेफ्रॉन में उसमें होती है ना, नेफ्रॉन में, इसी तरीके से इनके भी चारों तरफ ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, यानी इसकी बॉडी से ज्यादा वाटर ना निकल जाए क्योंकि ये भी जमीन पर रहने वाला है, तो एक्स्ट्रा वाटर को क्या कर लेती हैं, रीएब्जॉर्ब कर